5 दिसंबर 1945 लगभग दोपहर के 2:10 पर 5 TBM एवेंजर बॉम्बर प्लेन्स जिन्हें कलेक्टिवली फ्लाइट 19 कहा गया, वो अपने नेवल एयर स्टेशन फोर्ट लॉडरडेल फ्लोरिडा से उड़ान भरते हैं। दरअसल वो अपने एक रूटीन नेविगेशनल ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए जाते हैं। इस एक्सरसाइज का नाम था नेविगेशनल प्रॉब्लम नंबर 1। उस दिन सब कुछ सही चल रहा था, सभी प्लेन फुल्ली फ्यूल्ड थे, वेदर भी फेवरेबल था, सी स्टेट भी मॉडरेट थी। इस एक्सरसाइज में कुल 13 ट्रेनी पायलट्स थे जिनको लीड कर रहे थे पायलट चार्ल्स कैरोल टेलर, जिनके पास लगभग 2500 फ्लाइंग आवर्स का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फ्लाइट के दौरान लगभग 3:30 पर टेलर कंट्रोल टावर को एक मैसेज सेंड करते हैं और बताते हैं कि उनका कंपास मैल फंक्शन कर रहा है। अभी के टाइम पर पायलट मॉडर्न नेविगेशनल इक्विपमेंट जैसे जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं, बट पहले ही हैड टू रिलाई ऑन हिज स्टार्टिंग पॉइंट, स्पीड, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड कंपास टू नो वेयर ही वुड एग्जैक्टली बी ड्यूरिंग द फ्लाइट। अब इनमें से अगर कोई भी चीज डेविएट होती तो देयर वाज अ हाई चांस दैट द फ्लाइट वुड बी लॉस्ट। लगभग 3:45 पर टेलर कंट्रोल टावर को एक और मैसेज सेंड करते हैं और वो बोलते हैं, We are entering white water. Nothing seems right. We don't know where we are. The water is green, no white. और उसके कुछ समय बाद सारे के सारे प्लेन अचानक से ही डिसअपेयर हो जाते हैं। जब फ्लाइट 19 का कुछ पता नहीं चल पा रहा था तो लगभग 7:27 पर फ्लोरिडा नेवी बेस से एक पीबीएम मार्टिन मैरिनर को सर्च ऑपरेशन के लिए भेजा जाता है, मगर वो प्लेन भी कभी वापस लौटकर नहीं आता। इन दोनों इंसिडेंट में एक चीज कॉमन थी, वो थी इन दोनों के गायब हो जाने की जगह, और वो जगह थी बर्मुडा ट्रायंगल। For decades of urban legends, it's the Bermuda Triangle, the region of the Atlantic Ocean defined by South Florida, Puerto Rico, and Bermuda. And for years, no one could figure out why ships disappeared in the triangle or were mysteriously sunk, and even a fleet of 5 Navy bombers simply vanished while They flying mark over. 75 years since the disappearance of Flight 19 in the Bermuda Triangle. 14 men to have died. disappeared in the Bermuda Triangle. It's lost in the Bermuda Triangle. At least that's what people thought happened to a ship. Contact became intermittent and the planes just disappeared. All 14 airmen on the flight were lost, as were all 13 crew members sent out to look for them in a search plane. 27 souls in all vanished without a trace. बर्मुडा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक ओशन के वेस्टर्न साइड पर एक ऐसा ट्रायंगुलर एरिया है जो कि सराउंडेड है फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बर्मुडा से, और कवर करता है अराउंड 5 लाख स्क्वायर माइल्स का एरिया। ये रीजन हमेशा से चर्चा में रहा है अपने मिस्टीरियस इवेंट्स की वजह से। इस रीजन के बहुत सारे नाम हैं, जैसे सी ऑफ डूम, सरगैसो ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड ऑफ अटलांटिक, डेविल्स ट्रायंगल। बट सबसे पहले बर्मुडा ट्रायंगल का नाम विंसेंट गैडी ने 1964 में अपनी एक मैगजीन एर्गोसी में जिक्र किया। ये कोई पहले और आखिरी इंसिडेंट्स नहीं थे, इनसे पहले भी और बाद में भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। जैसे 13 मार्च 1918 यूएसएस साइक्लोप्स, ये एक कार्गो शिप थी जिसमें लगभग 309 लोग सवार थे और ये बारबाडोस से बाल्टीमोर मैंगनीज ओर लेकर जा रहे थे, बट ये शिप अचानक से डिसअपेयर हो जाती है। इसके बाद काफी सारे सिमिलर इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे 30 जनवरी 1948 स्टार टाइगर एयरक्राफ्ट, जिसे ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरवेज ऑपरेट कर रही थी, वो भी सडनली डिसअपेयर होती है। 2 फरवरी 1963 को मेरीन सल्फर क्वीन, ये फ्लोरिडा स्टेट से डिसअपेयर होती है। 11 मई 1968 यूएसएस स्कॉर्पियन 589, ये यूएस नेवी की एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होती है और ये भी अचानक से ही डिसअपेयर हो जाती है। इतने सारे मेजर इंसिडेंट्स हो जाने के बाद भी कोई एक ऐसा सॉलिड रीजन सामने नहीं आ रहा था जो इन सारे इंसिडेंट्स को जस्टिफाई कर सके। इसलिए हुआ क्या कि काफी सारी साइंटिफिक एंड सुपरनैचुरल थ्योरीज डेवलप हुई। अगर हम साइंटिफिक थ्योरीज की बात करें तो उनमें सबसे पहले थी मीथेन गैस थ्योरी। ऐसा माना जाता है कि इस रीजन में ओशन फ्लोर के नीचे जो सेडिमेंट्स हैं उसमें मीथेन गैस ट्रैप्ड है, और वो अगर किसी तरह से ऊपर आने लगती है तो वो वाटर की डेंसिटी को कम कर देगी, और अगर कोई भी शिप उस सरफेस एरिया से गुजरेगी तो वो उसमें डूब जाएगी, सिंक हो जाएगी। ये चीज थियोरेटिकली तो पॉसिबल है, बट बर्मुडा ट्रायंगल में ऐसा इंसिडेंट देखा गया हो, ऐसा कोई एविडेंस सामने नहीं आया है। यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे का कहना है कि इस रीजन में ओशन फ्लोर के नीचे मीथेन हाइड्रेट्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, बट पिछले 15,000 सालों में ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं देखा हो जब बहुत ज्यादा अमाउंट में मीथेन गैस यहां से निकली हो। इलेक्ट्रॉनिक फॉग थ्योरी,
एक कैनेडियन साइंटिस्ट हैं जॉन हचिसन, उन्होंने कहा है कि ओशन के ऊपर कुछ ग्रेइश क्लाउड्स बन जाते हैं जिनमें बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, और जब कोई भी शिप और एयरक्राफ्ट इनसे पास होता है तो ये उसे पूरा कवर कर लेते हैं। और इससे होता क्या है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो मेल फंक्शन करना शुरू कर देते हैं। यही एक बहुत बड़ा रीजन माना गया है इन शिप्स, इन एयरक्राफ्ट्स का अचानक से डिसअपीयर हो जाने का। अंडर वाटर रीफ थ्योरी। बर्मुडा आइलैंड को बहुत सारे अंडर वाटर रीफ सराउंड करते हैं। अब सरफेस पे नहीं दिखने की वजह से जो ट्रेडिशनल शिप्स होती थी वो इनसे टकराकर डूब जाती थी, बट अब एडवांस टेक्नोलॉजीज की वजह से जैसे जीपीएस इन रीफ्स को आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है। वर्लपूल्स थ्योरी और ब्लू होल्स थ्योरी। बर्मुडा ट्रायंगल के वेस्टर्न साइड पर बहामास है जहां पर यूजुअली वर्लपूल्स देखे जाते हैं। अब वर्लपूल्स क्या है? यहाँ के लोगों का मानना है कि इस रीजन में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है जो ब्रीथ इन एंड आउट करता है, जिसकी वजह से ये वर्लपूल फॉर्मेशन होते हैं। बट ये सिर्फ एक र्यूमर है। मैं इसे र्यूमर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब साइंटिस्ट और डाइवर्स ने इस पर स्टडी की तो उन्हें पता चला कि ओशन फ्लोर पर कुछ लैटरल टनल्स हैं, कुछ अंडर वाटर केव्स हैं, और जब टाइड चेंज होता है तो इनमें पानी इन एंड आउट होता है, जिसकी वजह से ये वर्लपूल फॉर्मेशन होती है। मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस थ्योरी। अब इस थ्योरी को जानने से पहले ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है और इस प्रिंसिपल पे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है। जब कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करता है तो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब अर्थ के रिस्पेक्ट में जानते हैं, हमारी अर्थ में 4 मेजर लेयर्स बनती हैं। सबसे सेंटर में होता है इनर कोर जो कि एक सॉलिड होता है, फिर उसके बाद होता है आउटर कोर जो कि एक लिक्विड होता है, और फिर होता है मेंटल जो कि फिर से एक सॉलिड है, और फिर लास्ट में होता है क्रस्ट जो कि एक सॉलिड है। अब एक डाउट आ रहा होगा कि आउटर कोर जो कि एक लिक्विड है और उसके ऊपर मेंटल जो कि एक सॉलिड है वो कैसे आ गया? तो इसका आंसर है रिलेटिव हाई डेंसिटी। आउटर कोर की डेंसिटी ज्यादा होती है, लगभग 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, जबकि मेंटल की होती है 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। मेंटल की डेंसिटी कम होने की वजह से वो आउटर कोर पर फ्लोट होता है। हमारे आउटर कोर में बहुत ज्यादा मोल्टन आयरन होता है जो कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज कंटेन करता है। जब अर्थ रोटेट करती है तो उसकी रोटेशन के साथ साथ ये इलेक्ट्रिक चार्ज भी मूव करता है, और इसके मूव होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है जिसे हम अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस थ्योरी कहती है कि इस बर्मुडा ट्रायंगल वाले रीजन में बहुत ज्यादा आयरन ओर है जिसकी वजह से यहां पर लोकली मैग्नेटिक फील्ड वेरी करती है। बट ये एक फॉल्टी हाइपोथेसिस है। मैं इसे फॉल्टी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब यूएस नेवी अपने नेविगेशनल चार्ट्स बना रही थी तब उसने क्लियरली ये बताया था कि इस रीजन में कोई भी मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस नहीं है। दरअसल नेविगेशनल चार्ट्स और एरोनॉटिकल चार्ट्स बनाते टाइम पर यह स्पेसिफिकली मार्क किया जाता है कि कौन से रीजन पर लोकल मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन होता है। रॉक वेव थ्योरी। एक ओशनोग्राफर हैं साइमन बॉक्सेल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन यूके। उनका मानना है कि बर्मुडा ट्रायंगल में जितने भी मेजर एक्सीडेंट्स हुए हैं वो रॉक वेव्स की वजह से हुए हैं। अब रॉक वेव्स क्या होती हैं? जब काफी सारे स्टॉर्म्स एक साथ मिल जाते हैं तो वो एक स्टीप टॉल वॉल ऑफ वाटर बनाते हैं जिसे हम रॉक वेव्स कहते हैं। इतनी सारी साइंटिफिक थ्योरीज आ जाने के बाद भी कोई ऐसी फुल्ली एक्सेप्टेबल थ्योरी सामने नहीं आई। तो होना क्या था कि बहुत सारे सुपरनैचुरल थ्योरीज भी डेवलप हुई। थ्योरी ऑफ लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस। लोगों का मानना है कि इस रीजन में एक अटलांटिस सिटी थी जो कि कुछ एनर्जी क्रिस्टल्स कंटेन करती थी जिससे बहुत ज्यादा रेडिएशन आती थी, और यही रेडिएशन नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट्स को डेविएट करती है। और कुछ लोगों का तो मानना यह है कि यहां पर कुछ एलियंस आते हैं अपने यूएफओ से और शिप्स और एयरक्राफ्ट्स को उठाकर ले जाते हैं। बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री अनसॉल्व रहने की वजह से ये रीजन हमेशा से पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन रहा है, एक हमेशा से क्यूरियोसिटी क्रिएट करता रहा है। यही एक बहुत बड़ा रीजन था कि लोगों ने अनसाइंटिफिक सुपरनैचुरल थ्योरीज को सपोर्ट करना शुरू किया, जिसकी वजह से इस इशू पर मूवीज बनने लगी, बुक्स पब्लिश होने लगी, जैसे स्टीवन स्पिलबर्ग्स की साइंस फिक्शन मूवी क्लोज एनकाउंटर ऑफ द थर्ड काइंड, जिसमें वो दिखाते हैं कि फ्लाइट 19 बॉम्बर प्लेन्स को एलियन उठाकर ले जाते हैं। चार्ल्स बेलेट्स की बुक द बर्मुडा ट्रायंगल 1974 में पब्लिश होती है और वो मेंशन करती है लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस।
हमने इतने सारे इंसिडेंट्स देखे, इतनी सारी थ्योरीज को पढ़ा, हमें ये चीज पता चलती है कि बर्मुडा ट्रायंगल में जितने भी एक्सीडेंट्स हुए हैं उनको जस्टिफाई करने के लिए कोई सॉलिड रीजन सामने नहीं आया है, जिसकी वजह से बहुत सारे सुपरनैचुरल थ्योरीज डेवलप होती है। जितनी भी साइंटिफिक थ्योरीज हमने पढ़ी, कोई भी 100% श्योरिटी के साथ जस्टिफाई नहीं करती है। तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि कोई भी एक सिंगल रीजन नहीं रहा होगा, बल्कि बहुत सारे फैक्टर्स जैसे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, लोकल फैक्टर, कोई ह्यूमन एरर, टेक्नोलॉजिकल डिफेक्ट्स, इन सभी का कंबाइंड इफेक्ट रहा होगा। आपका इस टॉपिक पर क्या व्यू पॉइंट है, आप इसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।